हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं ये आपके विलियन चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस आना ही आना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अणुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है, तो इस पर थोड़ा सा आप नजर डालिएगा। अणुसंख्यक, अणु का मतलब यहाँ पर बेटा अणु का संबंध किसके साथ है? विलय के कण। किसके साथ है बेटा? विलय के कण। तो बेटा क्या हो जाएगा? अणु का संबंध किसके अणु? विलय के अणु। और संख्यक का मतलब बेटा क्या हो गया? संख्या का मतलब हो गया संख्या, विलय के कण। अणु यहाँ पर हम बेटा किसके लेंगे? विलय के कण, या हम विलय के अणु यहाँ पर बात करेंगे। क्या लिख लेते बेटा? विलय के अणु। तो यहाँ पर अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो हम क्या इसकी परिभाषा लिखेंगे? हम इसकी परिभाषा लिखेंगे किसी भी विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या, विलय के अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं, उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब गुणधर्म क्या होते हैं कि जैसे क्वथनांक मतलब उबलना होता है, तो अगर उसमें विलय की संख्या बढ़ा दोगे और विलय की मात्रा बढ़ा दोगे तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। हिमांक आप लोगों ने नाम सुना होगा, जमना। तो आप अगर विलय की संख्या बढ़ा दोगे तो उसका हिमांक क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब का नाम सुना होगा तुमने, और वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन भी होता है। तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म जो हमारे सिलेबस में है वो बेटा कितने हैं? 4 हैं। पहला जो है वो है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। पहला आपका अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है बेटा? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। दूसरा आपका जो गुणधर्म है बेटा वो है क्वथनांक का उन्नयन। इसके बेटा नोट्स चैनल पे उपस्थित है, आप वहां से लिख लीजिएगा। तीसरा बेटा है हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। चौथा है बेटा आपका परासरण दाब। क्या मेरे प्यारे बच्चों? परासरण दाब है। अब इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलेटिव। इसको इंग्लिश में बेटा एक मिनट मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको शायद बोला जाता है, एक मिनट अभी बता रहा हूं। बेटा शोर नहीं करो। रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है बेटा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। इसका बेटा होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका बेटा होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो होता है बेटा वो आपका होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बेटा ये चारों अणुसंख्यक गुणधर्म हैं, इनको हमें सिलेबस में हमें दिया गया और इनको, इन अणुसंख्यक गुणधर्म को हम एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहला जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में वो बनेगा कि आपको कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो इनमें से 3 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे और साथ में एक ऑप्शन पृष्ठ तनाव भी दिया जाता है। तो पृष्ठ तनाव कभी भी विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए वो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होगा। तो अणुसंख्यक गुणधर्म कौन होंगे? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होगा, क्वथनांक का उन्नयन होगा,
हिमांक का अवनमन होगा और परासरण दाब होगा। तो इन चारों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और साथ में इससे थ्योरी भी आती है। पहला यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला अणुसंख्यक गुणधर्म वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वाष्प दाब क्या होती है। और वाष्प दाब, एक बात याद रखना, वाष्प दाब को इंग्लिश में कहा जाता है वेपर प्रेशर। क्या कहा जाता है बेटा? वेपर प्रेशर कहते हैं। और वाष्प दाब तभी होगा जब बेटा क्या होगा? वाष्पन होगा। क्या होगा? जब वाष्पन होगा तभी हमें वाष्प दाब देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वास्तव में वाष्पन क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है। वाष्पन क्या होता है या इवापोरेशन क्या होता है। कि जैसे यहाँ पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, कि जैसे मैंने एक बीकर लिया, एक हमने बेटा यहाँ पर क्या लिया है? पात्र लिया। और पात्र की ये जो सतह है यहाँ पर बेटा इसके पास क्या है? कुछ ए मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत सारे यहाँ पर बेटा क्या है? ए मॉलिक्यूल्स हैं, ए पार्टिकल हैं, ए मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो सतह पर ए मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम लोग बेटा बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, पृष्ठीय अणु आप बोल सकते हो। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस मॉलिक्यूल्स इनको बोला जाता है। और यहाँ पर बेटा जो इस सतह के अंदर होते हैं यहाँ पर भी एक ही तो कण है, तो इनको बोला जाता है बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा इनको? इनको बोला जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। इनको क्या बोलेंगे बेटा? बल्क मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अब ये बल्क मॉलिक्यूल्स जो हमारे सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वही बेटा किस में कन्वर्ट होते हैं? वही वाष्पित होते हैं। तो ये क्यों वाष्पित होते हैं? आखिर ये जो बल्क मॉलिक्यूल हैं ये वाष्पित नहीं हो पा रहे हैं, जबकि ये वाले जो इसकी सतह पर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्यों वाष्पित होते हैं? तो इसके दो कारण हैं। इसका पहला कारण ये है कि इनकी जो सतह पर अणुएं होती हैं इनका जो आकर्षण बल होता है, इन पर जो आकर्षण बल लगता है वो क्या लगता है? कम लगता है। तो इन पर बेटा जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है बेटा? कम होता है। अदर मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा इनके बीच में आकर्षण बल बेटा कैसा होता है? कम लगता है। दूसरा कारण ये है कि इनके पास बेटा जो होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, वो बेटा ज्यादा होती अदर मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा। इन मॉलिक्यूल्स की अपेक्षा इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को समझिए, आकर्षण बल लगने का मतलब क्या? इन पे आकर्षण बल कम लग रहा है। इस पे देखिए, इस मॉलिक्यूल्स पे बेटा चारों तरफ से आकर्षण बल लग रहा है। कितने? चारों तरफ से लग रहा है। लेकिन इस मॉलिक्यूल्स में ऊपर से आकर्षण बल नहीं लगेगा, तो इसकी अपेक्षा इस पर जो आकर्षण बल लग रहा है वो बेटा क्या लग रहा है? कम लग रहा है। क्लियर सी बात है। अभी आप सोचो कि अगर आपके घर पे आपके ऊपर अगर कोई बाउंडेशन ना हो तो आप इधर उधर कहीं भी घूमने चले जाओगे, तो जब बल कम होगा तो वो क्या होगा? ये सतह को छोड़ के ऊपर निकल जाता है। लेकिन जबकि बल का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन पर आकर्षण बल बेटा क्या होता है? ज्यादा लगा होता है। तो जब ज्यादा लगा होता है तो इसको पकड़ के खींच करके कहाँ रखते हैं? नीचे ही रखते हैं, तो इसको सतह पर जाने नहीं देते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है? इनके पास जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास बेटा क्या होती है? गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। और जब गतिज ऊर्जा ज्यादा है तभी तो डुक 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 करके ऊपर कहाँ पहुंच गए? ऊपर। भाई इनको हटा करके इनको ठोक ठाक के कहाँ पहुंच गए? सतह पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि इनके पास बेटा क्या है? गतिज ऊर्जा ज्यादा है। ठीक है। अब जैसे इनके पास अब ये दो मॉलिक्यूल, इन दो जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास बेटा ये दो प्रॉपर्टी होते, तो इन दो प्रॉपर्टी होने के कारण यहाँ पर ये बेटा क्या होते हैं? इस तरीके से बेटा क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं। क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं। अब जरा दिमाग लगा और बताओ, ये जो वाष्पन हो रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर ये बेटा जो वाष्पन हो रहा है, तो यहाँ पर सोचो जब लिक्विड वेपर बन रही है, लिक्विड वाष्प बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जल की मात्रा कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जल की मात्रा क्या हो जाएगी? कम पड़ जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जल की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो वो किसके कारण हो रहा है? वाष्पन के कारण हो रहा है। भाई जैसे हमारे पास कोई द्रव या कोई लिक्विड है, अगर वो वोलाटाइल है, वाष्पित होने वाला है, तो क्या होगा? वो वाष्पित होगा। और जब वाष्पित होगा तो कहीं पर यहाँ पर इसका जो मात्रा होगी वो धीरे धीरे कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो अब यहाँ पर ये उड़ के कहाँ चला जा रहा है? एनवायरमेंट में, वायुमंडल में चला जा रहा है। तो क्या इस जगह पर वाष्पन तो हो रहा है, पर यहाँ पर ये पात्र कैसा है? खुला है। तो यहाँ पर क्या होगा? वाष्प दाब होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वाष्प दाब हमेशा आपको कहाँ मिलेगा? क्लोज कंटेनर में मिलेगा बेटा, हमेशा बंद पात्र में मिलेगा।
ठीक है। तो अब हम लोग बेटा किसको समझेंगे, वाष्प दाब को समझेंगे। किसको समझेंगे बेटा, हम लोग वाष्प दाब को समझेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बेटा क्या समझेंगे, वाष्प दाब को समझेंगे। तो मान लीजिए यहां पर हमने बेटा एक कंटेनर लिया है। क्या लिया मेरे प्यारे बच्चों, कंटेनर लिया है, और इस कंटेनर को मैंने बेटा ऊपर से क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और यहां पर मान लीजिए इसकी सतह है, तो यहां पर ये बेटा ए मॉलिक्यूल्स यहां पर लगे हुए थे। ये हमारे क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल्स है। अब ये सरफेस मॉलिक्यूल्स बेटा क्या होंगे, इवापोरेट होंगे, यानी इनका बेटा क्या होगा, वाष्पन होगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या होगा इनका बेटा, वाष्पन होगा। तो इस तरीके से बेटा ये क्या होंगे, वाष्पित होंगे। जब ये वाष्पित होंगे तो क्या ये वाष्पन के बाद क्या ये एनवायरमेंट में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या होगा, इस क्लोज कंटेनर की जो वॉल है इससे बेटा क्या होंगे, टकराएंगे। और जब टकराएंगे तो ये अणुएं क्या होंगी, पास पास आएंगी। तो जब ये अणुएं पास पास आएंगी तो बेटा इनके पास क्या होगा, संघनन होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, संघनन यानी कंडेंसेशन होगा। यानी ये जो वाष्प की अणुएं हैं, जब गैस है तो गैस कभी भी जब पास में आती है तो वो किस में बदल जाती है, लिक्विड में बदल जाती है। तो जब ये यहां पर जो हमारा द्रव होता है, तो द्रव की जो वाष्प है यहां पर क्या होगी, एक पास इकट्ठा होगी। और जब इकट्ठा होगी तो बेटा क्या होगी, संघनन होगा इसका। और जब संघनन होगा तो फिर से जो ये वाष्प है वो लिक्विड बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो हमारा द्रव है, तो द्रव किस में बदल रहा है, द्रव बदल रहा है गैस में, और गैस बदल ली बेटा द्रव में। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है साम्य अवस्था, यानी इक्विलिब्रियम बोला जाता है, साम्य अवस्था। यानी जितना द्रव गैस बन रहा है उतना ही गैस फिर से क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। तो साम्य अवस्था की कंडीशन आ गई। तो याद रखना, अब हमेशा जो हमें वाष्प दाब दिखेगा तो वो कहां देखने को मिलेगा, क्लोज कंटेनर में देखने को मिलेगा, बंद पात्र में देखने को मिलेगा। तो जब भी हम वाष्प दाब की बात कहीं पर भी करेंगे तो हमेशा याद रखना हम एक बंद पात्र के बारे में बात कर रहे हैं। ये चीजें आपको अंडरस्टूड रहनी चाहिए। अब यहां पर ध्यान से देखो, अभी यहां पर ये जो वाष्प है, ये वाष्प इस द्रव की सतह पर बेटा क्या करेगी, दाब लगाएगी। तो यहां पर ये जो वाष्प इस द्रव की सतह पर जो दाब लगाएगी उसी को हम लोग बेटा क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। तो क्या लिखेंगे, साम्य अवस्था में, किस अवस्था में बेटा, साम्य अवस्था में वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वाष्प दाब कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर बेटा हम एक बात और थोड़ा सा करना चाहेंगे कि जो हमारा बेटा ये इवापोरेशन हमेशा कहां होगा, एक बंद कंटेनर में होगा। अब यहां पर बेटा हम बात करेंगे कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। इसको बस थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, एक क्वेश्चन छोटा सा बताइएगा कि अगर हम पात्र, जैसे मान लीजिए हमने एक बंद पात्र लिया है, अगर हम बंद पात्र का आकार बदल दें या उसकी बेटा आकृति बदल दें तो क्या उसका वाष्प दाब भी बदल जाएगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप किसी भी पात्र का क्या बदल दे बेटा, उसका आकार बदल दे या उसकी आकृति बदल दे तो वाष्प दाब प्रभावित नहीं होता है। तो अब हाइडिंग आप लोग हम क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले क्या होंगे बेटा, कारक। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा कि जो बेटा हमारा वाष्प दाब होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, वाष्प दाब होता है, वो कभी भी पात्र की, किसकी बेटा, पात्र की आकृति या फिर बेटा किसके आकार पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मतलब अगर हम पात्र की आकृति या आकार बदल देंगे तो कभी भी बेटा उसका वाष्प दाब नहीं बदलेगा। क्लियर है इतनी बात? दूसरी बात यहां पर याद रखना कि यह पदार्थ की प्रकृति पर बेटा क्या करता है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बेटा, पदार्थ की प्रकृति पे ये बेटा क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो वाष्प दाब मेरे बच्चे जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। ठीक है,
अब यहाँ पर हम एक आपसे क्वेश्चन पूछे, छोटा सा क्वेश्चन पूछे, अब पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, इसका मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर इन पदार्थों को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। कितनी कैटेगरी में बांटा गया? दो कैटेगरी में यहाँ पर बांटा गया। तो पदार्थ को बेटा कितनी कैटेगरी में बांट दिया गया? तो याद रखना यहाँ पर पदार्थ को दो कैटेगरी में बांट दिया गया। पहली कैटेगरी इसकी कहलाई वाष्पशील पदार्थ। कौन से पदार्थ बेटा? वाष्पशील पदार्थ, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोलाटाइल सब्सटेंस। और दूसरा बेटा यहाँ पर जो था वो क्या था? अवाष्पशील पदार्थ था, और इसको बोला जाता है नॉन वोलाटाइल। क्या बोला जाता है बेटा? नॉन वोलाटाइल। एक चीज मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर देखो, अभी मैंने एक पात्र बनाया था, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, और ये बंद कंटेनर था। यहाँ पर हमने क्या किया था? इसमें हमने ये द्रव की सतह थी, यहाँ पर बेटा क्या थे? मॉलिक्यूल्स थे ना। अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे? वाष्प निकल रही थी, तो इस वाष्प के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? द्रव की सतह पर एक प्रेशर लगाया जाता रहा, तो उस जो दाब होता है उसी दाब को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स बेटा किसके हैं? ए के हैं। किसके मॉलिक्यूल्स है? ए के हैं। तो जब ए के मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पी नॉट ए। यहाँ पर नॉट क्या बता रहा? शुद्ध। तो यहाँ पर इस वाष्प दाब को हम बेटा क्या लिखेंगे? पी नॉट ए से। ए से हम किसको मान रहे हैं? इसको हम विलायक मान रहे हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएगा? विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। तो वाष्प दाब को हम लोग बेटा कहाँ से लिखने वाले हैं? पी नॉट ए से। क्लियर है? तो अगर यहाँ पर ए होगा तो पी नॉट ए लिखेंगे, बी होता तो पी नॉट बी लिखता, सी होता तो पी नॉट सी लिखता। अगर आप चाहो तो पी नॉट विलायक लिखते हैं। तो पी नॉट का मतलब होता है शुद्ध, तो पी नॉट का मतलब बेटा क्या हुआ? शुद्ध है। अब यहाँ पर याद रखना, अगर किसी भी, ध्यान से सुनना, अगर किसी भी द्रव का या किसी भी पदार्थ का, मैं बात किसी भी पदार्थ की बात करता हूं, किसी भी पदार्थ का अगर पी नॉट बेटा क्या हो? जीरो ना हो। क्या हो? पी नॉट जीरो ना हो, मतलब उसका वेपर प्रेशर जीरो ना हो। अगर वेपर प्रेशर जीरो होने का मतलब क्या है? वो वाष्पित ही नहीं हो रहा। तो अगर किसी का वेपर प्रेशर बेटा जीरो नहीं है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वाष्पशील पदार्थ कहलाएगा। और अगर किसी का बेटा जो वेपर प्रेशर है, क्या है मेरे बच्चे? वेपर प्रेशर जीरो है, तो इसका मतलब वो क्या है? अवाष्पशील पदार्थ। मतलब इसको हम और आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि वे पदार्थ जो वाष्पित हो जाते हैं उनको बेटा क्या कहते हैं? वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। और वो पदार्थ जिनका बेटा वाष्पन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। तो याद रखना कि हमारे जितने भी सॉलिड होते हैं, कितने बेटा? हमारे जितने भी सॉलिड होते हैं, हमारे जितने भी ठोस होते हैं, वो बेटा क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। तो जैसे हमारी चीनी है, ये हमारी क्या है? वाष्पशील। बहुत सारे ऐसे ठोस होते हैं जो हमारे अवाष्पशील होते हैं, लेकिन जब हम उनको किसी विलयन में घोल देते हैं तो क्या होते हैं? वो वाष्पित हो जाते हैं। लेकिन वो ठोस अवस्था में अगर होंगे तो कैसे होंगे? वो अवाष्पशील होते हैं। क्लियर इतनी बात? तो जितने भी हमारे बेटा सॉलिड्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। अब यहाँ पर देखो कि अब हम आपको ये बता दें कि वाष्पशील के अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो आपका वाटर आ जाएगा, है ना बेटा? आप लोगों ने नाम सुना होगा ईथर का, हाँ ईथर आपका आ जाएगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा एथेनॉल का, तो एथेनॉल आ जाएगा। आपका हमारे पास होता है बेटा बेंजीन, तो आपका बेंजीन भी आ जाएगा। तो बहुत सारे ETC मैं लिख देता हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं। तो जो ये सब बेटा क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। तो इनका कभी भी वाष्प दाब बेटा शून्य नहीं होगा, शून्य से ज्यादा होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर अवाष्पशील पदार्थों की अगर हम बात करें तो इसमें बेटा आपके एग्जाम्पल में आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे आप लोगों सुक्रोज आप लोग जानते हैं, चीनी है, आपका ग्लूकोज है बेटा, आपका यूरिया है, ETC। तो ये सब पदार्थ बेटा कैसे होते हैं? आपका NaCl नमक भी है, वो भी क्या है? अवाष्पशील पदार्थ है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका बेटा क्या है? NaCl, ये भी क्या है? अवाष्पशील पदार्थ है। तो अवाष्पशील पदार्थ कौन से होंगे? जो वाष्पित नहीं होते हैं। तो वाष्पशील पदार्थ वो होंगे जो वाष्पित होते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन, बताइए कि जल और एथेनॉल में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? मैंने क्वेश्चन पूछा कि जल और एथेनॉल यानी C2
H5OH, इन दोनों में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बताइए। तो कैसे पता करोगे? तो भाई जिनके बीच में आकर्षण बल कम होगा उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। भाई जिनके बीच आकर्षण बल कम होगा तो वो अणु आसानी से सतह को छोड़ जाएंगे, वाष्प बन जाएंगे, और जिनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा तो वो आसानी से सतह को नहीं छोड़ पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बेटा यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर जो जल होता है, ये जो जल, तो ये जल बेटा क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है मेरे बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पर ये भी बेटा क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये भी बेटा क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो जल का एक मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा? जल का जो एक अणु है वो बेटा कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है मेरे बच्चे? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और जबकि एथेनॉल का जो एक मॉलिक्यूल है, कितना बेटा? एक मॉलिक्यूल है, वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है बेटा? सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो यानी इसके बीच में आकर्षण ज्यादा है। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो इसके बीच में आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बंध क्या? एक प्रकार का आकर्षण ही तो है, जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखे हुए हैं। बात समझ रहे हो ना? तो इनके बीच ये पानी क्या कर रहा है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इनके बीच आकर्षण ज्यादा होगा। और ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, तो इनके बीच इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बीच क्या होगा? आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। तो जब इनके बीच आकर्षण बल कम होगा तो ये आसानी से क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर कि जो हमारा एथेनॉल है, क्या है बेटा? एथेनॉल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि PaH2O से ज्यादा बेटा कौन होगा? P(C2H5OH). क्या बनेगा? P2PCH2। तो हम यहां पर एक बात ये समझ गए कि अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है, समझिएगा जरा बात को, अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है वो बेटा वाष्प दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा तो वाष्प दाब बेटा क्या होगा? कम होगा। और अगर मान लीजिए आकर्षण बल कम है तो वाष्प दाब क्या होगा मेरे बच्चे? ज्यादा होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? तो वाष्प दाब क्या होगा? तो ये बेटा कैसा हो जाएगा? ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। मैं ऊपर मिटा रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन को लिखता हूं कि मान लीजिए एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिया गया C2H5OH, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। आपको दिया गया CH2CH2 और यहाँ पर बेटा OH, और यहाँ पर बेटा क्या है? OH है। और यहाँ पे तीसरा आपको दिया गया बेटा CH2OH, CHOH, और यहाँ पर बेटा क्या है? CH2OH। दिख रहा है बेटा? ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया? हाँ दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसका नाम क्या है? एथेनॉल है। इसका नाम बेटा क्या? एथेनॉल है। इसका नाम बेटा ग्लाइकॉल है। इसका नाम बेटा क्या है? ग्लाइकॉल है। और इसका नाम बेटा क्या है? ग्लिसरॉल है। क्या है? ग्लिसरॉल है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा? मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसका होगा। मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करता हूं कि इन तीनों में सबसे ज्यादा वाष्प दाब बेटा किसका होगा? एथेनॉल का। किसका होगा? एथेनॉल का। भैया का जवाब दिया है इन्होंने, एथेनॉल का होगा। पर एथेनॉल का कैसे होगा भाई? जरा सोचो कि यहां पर एथेनॉल एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना बेटा? ग्लाइकॉल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ग्लिसरॉल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी ज्यादा आकर्षण है। तो जब ज्यादा आकर्षण बल होगा तो वाष्प कम निकलेगी, इसकी अपेक्षा इसमें कम और इसकी अपेक्षा इसमें कम। यानी आपका जो जवाब है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। आपने जो जवाब दिया वो बेटा क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सबसे कम वाष्प दाब होगी वो बेटा किसकी होगी? तो सर ये ग्लिसरॉल की होगी।
उससे ज्यादा बेटा किसकी होगी? ग्लाइकॉल की होगी। और जो सबसे ज्यादा होगी बेटा किसकी होगी? एथेनॉल की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बेटा ये देखा कि जो हमारा वाष्प दाब है वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना, अब हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं। हमको पढ़ना है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, इस बात को जरा समझिएगा। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है। ठीक है, समझिए जरा। तो अभी ये समझने वाली कहानी थी। ठीक है, और इसको आप लोग वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिएगा अगर छूट गया है तो। ठीक है, और इसका वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। वो पढ़ने वाले हैं बेटा वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब जरा यहां पर ध्यान से देखो, मेरी बात समझना कि मैंने एक पात्र लिया बेटा, ये हमने एक पात्र लिया है। ठीक है, इधर बेटा देखो, और इस पात्र के अंदर मान लीजिए हमने ए के मॉलिक्यूल्स डाले हैं। किसके बेटा? यहां पर इसके अंदर क्या है? ए के मॉलिक्यूल्स हैं। और वाष्प दाब की बात करें तो कंटेनर कैसा होगा मेरे बच्चे? क्लोज कंटेनर होगा। कैसा होगा? क्लोज कंटेनर। तो यहां पर मेरे बच्चे जो वेपर प्रेशर होगी, क्या होगी? जो वेपर प्रेशर होगी वो ए की होगी, और ए अभी बेटा क्या है? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। तो यहां पर इसकी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? P0 A हो जाएगी। क्या हो जाएगी? P0 A हो जाएगी। अभी यहां पर इसके सरफेस पे बेटा कितने अणुएं हैं जरा समझो, समझना कहानी को, अब यहीं पे समझना है। इसकी सतह पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 अणुएं हैं, मान लेते हैं। तो इन 7 अणुओं के कारण ही वेपर प्रेशर है। ठीक, अब हम क्या करें, इसी पात्र में एक हमने बेटा क्या मिलाया? अवाष्पशील पदार्थ मिलाया। क्या मिलाया मेरे बच्चे? अवाष्पशील पदार्थ मिलाया। हाँ, चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, जो भी है, यूरिया है, जो भी सुक्रोज ग्लूकोज जो भी आप मिलाना चाहो, हमने कोई अवाष्पशील पदार्थ यहाँ पे मिला दिया। जब अवाष्पशील पदार्थ हम यहाँ पर मिलाएंगे तो सोचो अभी इसकी सतह पर ए वाष्पशील पदार्थ था, और जबकि यहाँ पर ये जो हम मिला रहे हैं दूसरा चीनी, वो क्या है? अवाष्पशील पदार्थ है। तो जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो कहीं ना कहीं इस मॉलिक्यूल्स को हटा करके, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको मान लीजिए यहाँ पर ये इसके मॉलिक्यूल्स आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो, इसके मॉलिक्यूल्स आएंगे। मान लीजिए कहीं ना कहीं इसकी सतह पर कौन से आ जाएंगे? ये बेटा अवाष्पशील पदार्थ के मॉलिक्यूल्स आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो, मान लो मॉलिक्यूल्स आएंगे कि नहीं आएंगे? तो वह पहले जो वाष्पन हो रहा था, वो 7 अणुओं के कारण हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब ये वाष्पन कम पड़ेगा कि ज्यादा पड़ेगा? बोलो, कम पड़ जाएगा ना, क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा? वाष्पन कम हो जाएगा। तो चीनी मिलाने से ये क्या बन गया? पूरी तरीके से ये विलयन बन चुका है। क्या बन चुका? विलयन। तो इसका वाष्प दाब बदल गया कि नहीं बदल गया? तो वाष्प दाब में इसके कमी हुई कि नहीं हुई? तो इसका तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा उसको बेटा हम कहाँ से लिखेंगे? PA से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? PA से। तो ये हमारा क्या है बेटा? विलयन का वाष्प दाब है, और ये बेटा हमारा क्या है? विलायक का वाष्प दाब है। इसको हमने विलायक मान लिया। तो ये बेटा हमारा क्या है? विलायक का वाष्प दाब है, और बेटा ये हमारा क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। तो जरा बेटा दिमाग लगा के बताओ, जब हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया तो ये जो हमने विलायक लिया था, इसके वाष्प दाब में कमी हुई कि नहीं हुई? इसी को बेटा बोला जाता है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। तो कितना अवनमन हुआ? तो भाई पहले ज्यादा था वाष्प दाब, इधर देखो, पहले वाष्प दाब क्या था मेरे बच्चे? ज्यादा था, यानी उस कंडीशन में क्या था? P0 A था। फिर घट करके कितना हो गया? PA हो गया। तो माइनस बेटा क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? वाष्प दाब का अवनमन बोलेंगे।
ठीक है। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होगा, समझो जरा। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बेटा क्या होता है? वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब का बेटा क्या हो जाएगा, ये अवनमन। क्या हुआ मेरे बच्चे? वाष्प दाब का अवनमन। क्लियर है इतनी बात? वाष्प दाब का अवनमन। और बटे में बेटा क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो बटे में आपका बेटा हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब। ठीक है। तो कभी भी वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब का अवनमन बटे विलायक का वाष्प। में अब यहाँ पर बेटा क्या बनेगा? वाष्प दाब का अवनमन कितना है? पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए। तो इसी को बेटा बोला जाता है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ठीक है। और ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब इसकी जब हम परिभाषा में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका नियम क्या कहता है, सुनिएगा। इसका नियम ये कहता है कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता है वो उस विलयन के विलय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब ये कहने का इसका ये है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बेटा कौन है? पी नॉट ए माइनस का पी ए बटा क्या हो जाएगा? पी नॉट ए। तो ये वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता है। तो वो उस विलयन के क्या बेटा? उस विलयन के विलय के मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज को बेटा कहा लिखते हैं? जीटा से, और विलय को कहा लिखते हैं? बी से के बराबर होता है। ये वाष्प दाब का नियम कहता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये आप लोगों के समझने के लिए था। ये आपको बोर्ड में आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ये समझने के लिए कि इतनी सी चीज हमने समझाने के लिए सारी कहानी रची है कि वास्तव में ये कहाँ से आया है। तो इसी को बोला जाता है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। क्लियर है? तो अब बेटा इसमें आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, और इसको बेटा लिख लीजिए। बेटा इतना नोट कर लिया। अब देखिए वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन के लिए हम लोग फार्मूला कैसे बनाएंगे, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि परिभाषा लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे अर्थात। कहने का मतलब ये है कि पी नॉट ए माइनस का पी ए बटे पी नॉट ए इक्वल टू होता है बेटा ये जीटा बी। ये जीटा बी है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। आप इसको क्या मानेंगे मेरे बच्चों? इसको सर हम मान लेंगे समीकरण 1। अब आप लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जीटा बी इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन, ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं। अगर ना समझ में आए तो पीछे की क्लास आप देखिएगा। एन ए प्लस एन बी, तो ये जीटा बी। अब अगर हम यहाँ पर एक बात, जीटा बी का मान अब हम यहाँ पे रखें या हम यहीं पे समझ लेते हैं। यहाँ पर समझो एक बात और समझेगी, या तो आप यहाँ से इसको लिख लीजिए यहाँ पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और या तो फिर आप यहाँ पर बेटा हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या लिखेंगे? हम मान लेते हैं कि जो हमारा विलयन है बेटा तनु विलयन के लिए। कौन से विलयन के लिए बेटा? तनु विलयन के लिए। अभी तनु विलयन जो होता है तो वहां पर आप लोग ये जानते हैं कि विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और विलय की मात्रा क्या होती? बहुत कम होती। तभी तो सोल्यूशन क्या होगा? तनु होगा। तो मान लेते हैं कि जो NB है उसकी मात्रा बहुत कम है, किससे? Na से। उस अवस्था में NB को हम बेटा क्या मानेंगे? नगण्य मानने पर। तो NB को बेटा क्या करने पर? नगण्य मानने पर। जब आप NB को नगण्य मान लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? जीटा बी। ऊपर हमारे पास बेटा क्या था? NB, और नीचे बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? Na। अब यहाँ पर बेटा हम किससे जाएंगे? समीकरण किससे? 1 से। तो समीकरण 1 आपके पास बेटा क्या था?
पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन बेटा क्या है पी नॉट ए बराबर, यहाँ पर बेटा हम क्या लिखेंगे एन बी बटे एन ए। क्लियर है। अब इसका एक और जो ओवरऑल फार्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, ये है पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन बेटा क्या हो जाएगा पी नॉट ए बराबर एन बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन एन ए की जगह बेटा क्या लिखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब ये जो नीचे की चीज है ऊपर चली जाएगी, तो पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन बेटा क्या हो जाएगा पी नॉट ए, ये चीज इसके पास जाएगी तो बेटा क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए, और ये एम बी आ जाएगा डब्ल्यू बी के डब्ल्यू ए के पास, तो डब्ल्यू ए इंटू बेटा क्या हो जाएगा एम बी। तो यहाँ पर इस फार्मूले से हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे परासरण दाब से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी फार्मूले से हम लोग हल करेंगे। क्लियर है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि पी नॉट ए क्या है बेटा विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो शुद्ध भी लिख लीजिए, शुद्ध विलायक का बेटा ये क्या है वाष्प दाब है। और यहाँ पर बेटा देखिए ये पी ए क्या है, पी ए विलयन का दाब है। किसका दाब है बेटा विलयन का दाब है, बाकी आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग बेटा किसी भी पदार्थ का अणुभार भी निकाल सकते हैं, सॉरी एमबी, किसी भी पदार्थ का हम लोग अणुभार निकालना चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन का फार्मूला था। तो परिभाषा लिखने के बाद आप ये इतनी सारी कहानी उसके नीचे आप लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है कंप्लीट होता है। तो एक बार मैं आपको फिर से बेटा बता दूं कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी विलयन का वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। परिभाषा लिखने के बाद अर्थात करके आप ये लिखेंगे, फिर ये इतनी सी बात यहाँ पर आप लिख देंगे। तो इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स के वीडियो ऑलरेडी डाल दिए गए, तो इसको बेटा जल्दी से आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन। बेटा नोट कर लिया। अब हम लोग दूसरा गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, अणुसंख्या गुणधर्म, क्वथनांक का उन्नयन। अब ये क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है बेटा, शोर मत करिए। अब हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है। जितना शोर करेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो पढ़ने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। कुछ ही पल की कहानी है, फिर खत्म हो जाएगी। क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये है इसकी कहानी। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी से। सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है। देखिए क्वथ का मतलब होता है उबलना। इतने से अगर इन शब्दों को हम तोड़े तो क्या क्वथ का मतलब बेटा क्या होता है उबलना, और नांग का मतलब होता है बिंदु। यानी जिस बिंदु पर कोई भी द्रव क्या होता है, या जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है वो उसका बेटा क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक की परिभाषा समझ में आ गई। जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है उसे ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर आपने क्या लिया, एक पात्र लिया, और इस पात्र में कि मान लीजिए आपने यहाँ पर बेटा क्या लिया है, विलायक लिया है। क्या लिया है मेरे बच्चे, विलायक लिया। क्या लिया है मेरे बच्चे, विलायक लिया है। और इस विलायक को आपने बेटा यहाँ पर मैंने क्या लगाया, नीचे मैंने एक बर्नर लगा दिया। क्या लगा दिया मेरे बच्चे, हमने यहाँ पर एक बर्नर लगा दिया, बर्नर। और यहां से मैं इसको बेटा क्या करने लगा, हीट करने लगा, मैं इसको गर्म करने लगा। तो जब मैं इसको हीट कर रहा था, गर्म कर रहा था, तो मैंने देखा ये मान लीजिए सपोज करिए ये बेटा क्या था, जल था। और जल यहाँ पर मेरे बच्चे क्या है, ये विलायक है। क्या है, ये विलायक है।
तो उस समय ये कितने टेम्परेचर पे उबलने लगा, तो मान लेते हैं कि बेटा ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगा था, बॉयल होने लगा था। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस था, यानी जो विलायक का टेम्परेचर था, उसको मैंने क्या मान लिया मेरे बच्चे, TB1 माना। क्या माना मैंने, TB1 माना। क्लियर है। अब इसमें मैंने क्या किया, कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, सपोज करो मैंने चीनी मिला दिया। क्या मिलाया, चीनी। अब जैसे ही हमने इसमें बेटा चीनी मिलाया, तो इसका टेम्परेचर अभी हमने क्या माना था, TB1 माना था। तो अब जैसे हमने चीनी मिलाया, तो बेटा ये क्या बन गया, बोलो जरा सर, ये विलियन बन गया। क्या बन गया, विलियन। क्लियर है, विलियन बन गया। विलियन बनने का मतलब है कि इसके अंदर क्या है, वाटर भी है, और विलियन में क्या है बेटा, चीनी भी है। क्लियर है। तो अब इसका विलय हमने इसमें मिला दिया, तो अब इसका जो टेम्परेचर आया, तो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर कितना आया बेटा, 120 डिग्री सेल्सियस आया। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया, 120 हो गया। तो ये जो बाद में टेम्परेचर आया है, इसको बेटा हमने क्या माना, इस टेम्परेचर को हमने मान लिया TB2 मान लिया। क्या माना, इस टेम्परेचर को TB2 माना। तो TB1 क्या है, विलायक का ताप है, सॉरी विलायक का क्वथनांक है, और TB2 क्या है, विलियन का क्वथनांक है। तो पहले टेम्परेचर, पहले क्वथनांक कितना था, 100 था, बाद में कितना हो गया बेटा, 120 हो गया। कब, जब आपने अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। तो क्वथनांक में क्या हुई है, वृद्धि हुई कि नहीं हुई है। पहले 100 था, अब बेटा कितना हो गया, 120 हो गया। तो क्वथनांक में जो ये वृद्धि होती है, इसी वृद्धि को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो उन्नयन का मतलब ही होता है बेटा बढ़ना। अब यहां पर देखिए 100 से 120 हो रहा, तो बेटा क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन का साइन क्या हो गया, सिंबल। आखिर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आया कहां से, किस में परिवर्तन हो रहा है सर, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यहां पर क्या लिखोगे, डेल्टा टी लिखा बेटा। और किसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है सर, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट के लिए, इसलिए इसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा TB। अब कितनी, हमेशा वृद्धि को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि हो या कमी, हम कुल कह सकते हैं कि अंतर निकालना है। तो अंतर हमेशा कैसे निकालते हैं, बड़े से छोटे को घटाते हैं। तो बड़ा TB2 है कि TB1 है, TB2 बड़ा है। तो जब कभी आपको क्वथनांक का उन्नयन निकालना होगा, तो आप फार्मूला लगाएंगे TB2 माइनस TB1। यहां पर आपको पता है, क्या पता है, जहां मैं आपको बता देता हूं कि आपका TB2 जो है बेटा, वो क्या है, विलियन का क्वथनांक है, और TB1 बेटा जो आपका है वो विलियन, सॉरी विलायक का बेटा क्या है, ये क्वथनांक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है। अब इसका क्वथनांक का नियम भी है, तो इस नियम को पढ़ लीजिए, बस ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसका नियम ये कहता है कि किसी भी विलियन का, ध्यान से मेरी बात सुनना, किसी भी विलियन का क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, क्वथनांक का उन्नयन का मतलब बेटा क्या है, डेल्टा TB। क्या है ये, डेल्टा TB समानुपाती होता है बेटा किसके, मोललता के। मोललता बोलो या इसकी मोलल सांद्रता बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो क्या बोलेंगे, किसी भी विलियन का क्वथनांक का उन्नयन उस विलियन की मोलल सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या है, मजा आ रहा है बताओ, हमें भी बताते रहो। ठीक है। तो किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। अब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का निशान आता है, साथ में एक कांस्टेंट आता है K। अब ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो इसको हम क्या लिखते हैं, KB, और इनटू में बेटा क्या है, M है। इसको मान लो समीकरण 1। कोई तकलीफ यहां तक। इससे पहले आप लोगों ने मोललता का फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा था, कि WB इंटू 1000 MB इंटू WA, और इन बेटा क्या हो गया, ग्राम। अब अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें तो क्या इसका फार्मूला बनेगा, देखो, डेल्टा TB बराबर, ये बेटा पहले से क्या है, KB इंटू क्या हो जाएगा, WB इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1000, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा MB, और इंटू क्या हो जाएगा WA इन ग्राम। तो ये बेटा इसका फार्मूला बन गया, और इस फार्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा बेटा क्या था, क्वथनांक का उन्नयन था, जो आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया।
अब इसके बारे में नोट्स आपको ग्रुप पे डाल दिए गए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। आप पे जाएंगे सोल्यूशन कक्षा 12 नोट्स, आपको वहां पर वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से इसके नोट्स बना सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो बचे 2 अणु संख्या गुणधर्म है, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।